हम लोगों ने एक टॉपिक जो लास्ट रह गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, आज वो हमने कवर करना है। और दिस इज़ अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव कवर्ड। जो आज का टॉपिक है इट इज़ अबाउट कि वो क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा मगर वो सॉल्व नॉर्मल से होगा, राइट? हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज एन अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन कि एक x है रैंडम वेरिएबल जो कि बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 100 हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 है। अगर तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बताइए, तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स 2, 3, 4 टिल 100 सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट इफ़ यू आर आस्क अ क्वेश्चन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बताइए, सो दिस 28, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 28 का आंसर हम कैसे निकालेंगे? वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बताइए। आपको इसलिए बताया था रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस की आवाज़ ना करें। एनीवे, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 28 का मतलब 1 माइनस फिर 0 से लेके 27 तक, मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच भी ये हो सकती है बाइनोमियल में, है ना? अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 100 हैं और आपसे ग्रेटर देन इक्वल टू 28 की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो मतलब वैसे तो इसका मतलब है कि भाई 28, 29 से लेकर 100 तक, है ना? लेकिन एक आसान अप्रोच ये हो सकती है 0 से 27, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो लेंथी, मतलब ये भी कोई छोटा काम तो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए ये जो बाइनोमियल का सवाल है, हम इसको नॉर्मल से सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, अब ये समझने वाली चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि जब बाइनोमियल के सवाल को आप नॉर्मल पे सॉल्व करते हैं तो इट हैज़ टू पास थ्रू अ कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि NP और NQ ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, राइट? NP और NQ दोनों का आंसर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे NP कैलकुलेट करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो 25, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/4 तो 75। तो ये दोनों क्योंकि ग्रेटर देन 5 हैं, इसका मतलब है द कंडीशन इज़ थ्रू। सही, दिस इज़ नॉट लाइक एवरी क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल कैन बी सॉल्व थ्रू नॉर्मल, ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू पास थ्रू दिस कंडीशन, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, बाइनोमियल एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी और नॉर्मल एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब है डेटा क्लियर जंप में मौजूद था कि 27 और 28 के दरमियान कोई नंबर मौजूद नहीं था, 27 के बाद डायरेक्ट 28 है, जबकि कंटिन्यूस क्वांटिटी का मतलब है 27 और 28 के दरमियान के सारे नंबर्स। तो अगर मैं बाइनोमियल को नॉर्मल के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम की, जिसका पॉलीगॉन बनाया जाएगा और एरिया अंडर कर्व जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पॉलीगॉन, एरिया अंडर कर्व, राइट? अब अगर सवाल ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बताइए, तो पहला काम तो ये है कि इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे। ये जो मैं चीज़ बता रहा था आपको कि एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे समझें ज़रा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है एरिया टू द राइट। एरिया टू द राइट ऐसे कि उसमें 28 शामिल हो। ये जो 28 था अब 28 नहीं रहा, ये या तो 27.5 बन चुका है या 28.5 बन चुका है। अगर बाइनोमियल को नॉर्मल पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है दिस लाइन इज नो मोर अ लाइन, दिस इज अ बार ऑफ एन हिस्टोग्राम। क्लियर? क्लियर? तो 27.5 का आंसर है। अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में
जब आप गैप ख़त्म करते थे बिटवीन द ब्लॉक तो आप क्या करते थे कि आप इन दोनों को प्लस करते थे डिवाइडेड बाय 2 करते थे, मतलब बेसिकली इन दोनों के दरमियान का गैप ख़त्म किया जाता था 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो 28 और 27 के दरमियान का जो गैप ख़त्म होगा वो 27.5 और ये भी 27.5 ऐसे गैप ख़त्म होगा ना, जो ओ लेवल्स में करते आए थे। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब डिस्क्रीट में लाइन थी, अब ये लाइन नहीं है, अब ये एक बार है, राइट। तभी तो इस बार की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बाद, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद एक एरिया बनेगा, और वो सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकालना सीखी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 28 इज नो मोर 28, either it is 27.5 or either it is 28.5. So if it is greater than equals to 28, if it is greater than equals to 28, greater than का मतलब क्या है, एरिया टू द राइट। एरिया टू द राइट का मतलब कि आप राइट साइड शेड करोगे, लेकिन ऐसे शेड करोगे कि उसमें 28 शामिल होना चाहिए। तो इफ यू इंक्लूड 28, तो you need to start shading from 27.5 to the area to the right, so it will cover this line 28. तो इसमें ये कंटिन्यूटी करेक्शन हुई है 28 की 27.5 पर। अगर फॉर एग्जांपल सवाल ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बजाय ग्रेटर देन 28 होता, तो ग्रेटर देन का मतलब भी एरिया टू द राइट ही है, लेकिन इस दफ़ा 28 शामिल नहीं करना, तो हम 28.5 से एरिया टू द राइट शेड करेंगे, सो इट विल बी 28.5। मेक सेंस? मेक श्योर करने के लिए वैसे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू की नहीं कर रहे, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूस हो भी गया तो अब मैं ग्रेटर देन लिखूं या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूं, इट डज नॉट मैटर। जब तक ये डिस्क्रीट में था तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ज़मीन आसमान का फर्क था, लेकिन अगर ये नॉर्मल हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है, तो कंटिन्यूस में अब 28.5 से बड़ा या बराबर को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। मैं आपसे कहूँ 28.5 से बड़ा अगला नंबर बताओ, तो वो क्या हो सकता है? दैट कैन बी 28.51 और 52 501 002, मतलब आप पहला नंबर भी नहीं बता सकते जो 28.5 से बड़ा है। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू डज नॉट मैटर, ठीक। अगर ये लेस देन इक्वल टू 28 होता तो लेस देन का मतलब एरिया टू द लेफ्ट, अगर होता लेस देन इक्वल टू लेफ्ट, लेस देन का मतलब एरिया टू द लेफ्ट, और 28 शामिल होना चाहिए। तो अब सोचो इस 28 को शामिल करना है और टू द लेफ्ट शेड करना है, तो 28.5 से लेफ्ट पे शेड करोगे गारंटी 28 तो गारंटी 28 वाली लाइन शामिल हो जाएगी उसमें। इन द सेम वे लेस देन 28 होता है तो लेस देन का मतलब एरिया टू द लेफ्ट, और उसमें 28 शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि 27.5 से लेफ्ट पे शेड करेंगे तो ये 28 वाली लाइन शामिल नहीं होगी। और अगर इज इक्वल्स टू 28 होता तो दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बिटवीन 27.5 टू 28.5। ये पहला काम है कि आपने, अच्छा पहला काम था कि कंडीशन चेक की, पास हो गई। दूसरा काम कंटिन्यूटी करेक्शन की, कर ली। तीसरा काम ये है कि आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। बायनोमियल में मीन एनपी और वेरिएंस एनपीक्यू ऐसे कैलकुलेट होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आई नो दैट कि अगर मुझे नॉर्मल के हिसाब से सॉल्व करना है तो आई विल बी नीडिंग मीन एंड वेरिएंस। तो वो जो चीज़ बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 25 एंड वेरिएंस 18.75। अब जो सवाल आपसे पूछा गया था वैल्यू वो वी के ऊपर था, तो वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये z की वैल्यू आ गई। एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल फॉर ग्रेटर देन 0.57। सो 1 माइनस z लेस देन इक्वल्स टू 0.5773 कर देंगे, क्योंकि टेबल डिज़ाइन कैसा है? टेबल डिज़ाइन लेस देन इक्वल्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ना, ऐसा। सो थ्रू फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। दिस इज़ ऑल। तो आप लोगों को समझ आया कि अगर सवाल बायनोमियल का है और सॉल्व एग्जैक्ट
सो तो आई एम जस्ट रैपिंग दिस अप कि अगर सवाल बायनोमियल का है और सॉल्व उसको नॉर्मल से होना है, सो इट इज़ एक्चुअली अ 5 स्टेप प्रोसीजर। 3 एडिशनल स्टेप लगता ठीक, पहला चेक कंडीशन, कि वो ग्रेटर देन 5 हो। दूसरा एनपी और एनक्यू। अच्छा, इस कंडीशन में एंड है, एंड का मतलब अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी करेक्शन, फिर मीन एंड वेरिएंस, देन सॉल्व प्रॉपर्टी। प्रोबेबिलिटी। दिस इज इट। ये कितने मार्क का सवाल होता है इसमें?